हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। तो बच्चों, आई होप आपने पिछले सेशन में डीएनए का जो डिटेल स्ट्रक्चर मैंने समझाया था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और साथ ही साथ जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक जो मैंने बताया था वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तभी आप प्रोसीड कर सकते हो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आज के सेशन में जो बिगिन करने जा रहे हैं हम, वो है द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो भाई, आखिरकार डीएनए जो है वो कैसे पैकेज्ड होकर न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज समझनी है कि डीएनए की प्रेजेंस कहां है, इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है, जो ऑर्डर ऑफ डायमेंशन है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। कितना है? लगभग ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ माइक्रोन, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर तक के डायमेंशन होता है एक न्यूक्लियस का। बट अगर आप एक टिपिकल मैमेलियन सेल की बात करो, लेट्स सपोज एक ह्यूमन सेल की बात करो, तो उसमें डीएनए की लेंथ जो है वो 2.2 मीटर्स तक है। तो लगभग अगर 2.2 मीटर्स तक का इतना बड़ा बायोमोलिक्यूल, बिकॉज यू नो वेरी वेल डीएनए जो है वो लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है, तो इतना बड़ा बायोमोलिक्यूल एक टाइनी से न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होता है, उसके लिए ही हमको पैकेजिंग करनी होती है डीएनए की, राइट। तो हमको क्या करनी है, नेचर ने अपने आप ही इसको करके भेजा हुआ है, राइट। तो द नीड फॉर पैकेजिंग का जो रीजन है, दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द डीएनए एक्चुअली फार एक्सीड्स द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, जिसके लिए पैकेजिंग होना बहुत जरूरी है। तभी एक डीएनए जो कि लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है वो एक स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाएगा। आइए इसको कुछ डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे वी आर गोइंग टू टेक अप द केस ऑफ अ टिपिकल मैमेलियन सेल ओनली। तो एक टिपिकल मैमेलियन सेल की बात कर रहे हैं हम, एंड लेट्स सपोज जिस मैमल की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमंस, अपनी ही बात कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमंस का ही एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, याद होगा आप सभी को, मैंने बोला था किसी भी डीएनए के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक स्पीशीज के अंदर फिक्स्ड होते हैं। दैट मींस इट एक्ट्स एज द आइडेंटिटी ऑफ अ स्पीशीज। तो ह्यूमंस के केस में आपको कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते थे, कितने बेस पेयर्स देखने को मिलते थे एक हेप्लॉइड सेल के अंदर? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था वो नंबर। तो एक हेप्लॉइड मैमेलियन सेल या फिर ह्यूमन सेल के अंदर आपको 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स देखने को मिलते थे। मतलब 3.3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते थे एक टिपिकल मैमेलियन सेल के अंदर, ठीक है, जो कि हेप्लॉइड है। बट जब हमको एनालिसिस करना होगा तो हम एक डिप्लॉइड बॉडी सेल ही लेने वाले हैं, राइट। हम स्पर्म सेल या ओवम सेल तो नहीं लेंगे। सो हमने क्या करना है, इस कंडीशन को डबल कर देनी है। द रीजन बीइंग, देखो यहां पर ये सिंगल हेप्लॉइड कंडीशन है ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, डिप्लॉइड सेल की कंडीशन में देखते हैं कि कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। तो क्या होने वाला है, इस नंबर को आपको सिंपली डबल अप कर देना है। तो डबलिंग के बाद ये जो नंबर आता है, दिस कम्स टू राउंड 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, isn't it or not? तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड टिपिकल मैमेलियन सेल्स में आपको इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। अब वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हो दो बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस प्रेजेंट होता था? याद कीजिए, कम ऑन, दो बेस पेयर्स की बात हो रही है, राइट। कम ऑन, उसको हम राइस पर बेस पेयर बुलाते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स वाज 0.34 नैनोमीटर्स। याद आ गया? ओके। सो देखिए, अगर मैं इस यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा, यू नो वेरी वेल, एक नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 10⁻⁻9 मीटर्स। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दो बेस पेयर्स के बीच में इतना डिस्टेंस प्रेजेंट है, तो इतने सारे बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस प्रेजेंट होगा? क्या करने वाले हैं हम, मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल डीएनए क्या है,
बेस पेयर्स का ही तो पॉलीमराइजेशन से बनता है ना। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनपे कि आपको 2 स्ट्रैंड दिख रही है, क्योंकि हम यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे हैं, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में ज्वाइंट होती हैं फॉर्मिंग बेस पेयर्स, राइट। तो वो बेस पेयर्स को अगर हम उनकी टोटल लेंथ के साथ ऐड कर देंगे तो आपको एंटायर डीएनए की लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ ऑफ द डीएनए कैसे मिलने वाला है हमको? सो लेंथ ऑफ डीएनए वुड बी, क्या करने वाले हैं हम? नंबर ऑफ बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर्स। क्लियर? तो देखिए क्या आंसर आने वाला है आपका, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, दैट इज 0.34 इंटू 10⁻⁻9। अब यू नो वेरी वेल, यहां पर देखिए बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स आई होप आप सभी को पता होंगे, जब बेस सेम होती है, पावर्स डिफरेंट होती हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स ऐड होती हैं। सो अगर मैं 10⁻9 प्लस -9 करूं तो क्या हो जाएगा? 0। 9 - 9 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो 10⁻0 1 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इनको तो बेसिकली कैंसिल ही कर देना है। तो हमारे पास क्या बचा? 6.6 इंटू 0.34। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये रफली आपको 2.24 मीटर्स मिलता है ना। तो आपका जो एक टिपिकल मेमेलियन सेल है या ह्यूमन सेल है उसमें डीएनए की लेंथ इज 2.24 मीटर्स, बट जो टिपिकल न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज है इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻6 मीटर्स। तो इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट होगा? उसी के लिए पैकेजिंग की जाती है। डीएनए को हाईली सुपर कॉइलिंग की जाती है उसकी, ताकि वो कॉइल कर करके सबसे मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करके एक न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाए। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर हम देखने वाले हैं पहली चीज तो कि कैसे पैकेजिंग होता है। तो डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम सेल्स लेते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, उनमें अब पैकेजिंग के लेवल सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। अब आप जानते हो बच्चों, प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया सारे के सारे, है ना। तो एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल में क्या आपको कोई न्यूक्लियस देखने को मिलता है? किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस है? नहीं, न्यूक्लियस वहां पर एब्सेंट होता है, राइट। बट क्या इसका मतलब है कि उसके अंदर डीएनए नहीं होगा? डेफिनेटली नॉट। डीएनए बैक्टीरियल केस में भी जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? तो डीएनए तो प्रेजेंट होता है बट वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा होता है। तो क्या इसका मतलब है कि जो भी डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए, वो पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी स्कैटर्ड होगा? ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी बैक्टीरियल डीएनए होता है ना, वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही लोकेटेड होता है और उस स्पेसिफिक रीजन में डीएनए जो है वो एसोसिएटेड होता है, हेल्ड टुगेदर होता है इन लूप्स बाय सम प्रोटीन्स। तो इसका मतलब देखिए, in prokaryotes the DNA is held with some proteins and it forms large loops। और जिस region of the cytoplasm में ये आपको मिलेगा, that is DNA associated with the proteins in large loops मिलेगा, उस region को हम न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। तो let us see this typical bacterial cell। आपके सामने ये बैक्टीरियल सेल दिखाया जा रहा है जिसका ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए। so this is the bacterial डीएनए जो कि हेल्ड टुगेदर है बाय सम प्रोटीन्स एंड देखिए इस तरीके से ये लार्ज लूप्स फॉर्म कर रहा है। और क्या ये आपको पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नजर आ रहा है? नहीं ना, ये आपको सिर्फ स्कैटर्ड नजर आ रहा है इन दिस ब्लूइश व्हाइट रीजन। तो ये जो आपको रीजन देखने को मिलता है ना, जहां पर आपका डीएनए लोकेटेड होता है, इसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड वाले रीजन में बैक्टीरियल डीएनए जो है वो हेल्ड टुगेदर बाय प्रोटीन्स फॉर्मिंग लार्ज लूप्स ही प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियल केस में ये जो डीएनए पैकेजिंग है दिस इज क्वाइट सिंपल, बट व्हेन इट कम्स टू यूकैरियोट्स वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी राइज कर जाती है, वहां पर मच मोर कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखने को मिलती है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द पैकेजिंग सीन इन द यूकैरियोट्स। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोला, यूकैरियोट्स के केस में डीएनए पैकेजिंग जो है वो मच मोर कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए आपको 2 टाइप के प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो डीएनए हमेशा पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर करता है जिसके अराउंड वो कॉइल करता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो देखिए,
इसके लिए जो रिक्वायर्ड दो टाइप के प्रोटीन्स हैं, वन कैटेगरी इज कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, एंड द अदर वन इज कॉल्ड द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जिन्हें हम शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एज NHC प्रोटीन्स। क्लियर? आइए इन दोनों ही टाइप के प्रोटीन्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं विद द हिस्टोन प्रोटीन्स। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आपको कुछ ऐसे प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे जो कि 5 टाइप के होते हैं। तो देखो यहां पर आपको इनकी 5 टाइप्स मिलेंगे। कौन कौन से? वन इज H1 प्रोटीन, देन वी हैव H2A, देन वी हैव H2B, फिर आता है H3 एंड देन वी हैव इज H4। ये 5 टाइप के जो प्रोटीन्स हैं दे फॉर्म दी हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये 5 में से आपको ये जो 4 देखने को मिलेंगे, H2A, H3, H2B एंड H4, ओके, ये 4 हमेशा आपको 2 कॉपीज में मिलते हैं। इनकी हमेशा आपको 2 कॉपीज मिलने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन टोटल इन प्रोटीन्स के आपको 8 यूनिट्स मिलते हैं और ये 8 यूनिट्स आपस में ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। दे फॉर्म एन ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब जिसके 8 यूनिट्स होते हैं। ऑक्टा वर्ड मतलब होता है फॉर वर्ड 8 और मर मतलब हमेशा पार्ट। तो ये 8 पार्ट से कि जॉइनिंग से जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है वो हिस्टोन कोर कहलाता है, या आप इसको हिस्टोन कोर कह सकते हो, आप इसको हिस्टोन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, या फिर आप इसको हिस्टोन ऑक्टामर कह सकते हो। तो देखा आपने, ऐसे छोटे छोटे ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर गोइंग टू बी हेल्ड टुगेदर लाइक दिस, इस तरीके से ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन कोर या ऑक्टामर है, इसके अराउंड डीएनए की कॉइलिंग होती है। डीएनए इसके अराउंड रैप होता है। तो यहां पर देखिए कैसे रैपिंग हो रही है। रैप करने के लिए देखिए, मान लेते हैं डीएनए जो है वो इस तरीके से इस एंड से एंटर किया, आया, आप ऐसे भी मान सकते हो, यहां से एंटर किया और एक सर्कल मारेगा इसके अराउंड। तो इसका मतलब देखिए इस तरीके से लूप करके ऐसे बाहर आएगा, पूरा एक कंप्लीट टर्न लेगा और कंप्लीट टर्न लेने के बाद ऐसे बाहर जाएगा। तो देखो डीएनए जो है वो क्या कर रहा है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड एक तो कंप्लीट टर्न ले रहा है, 1 टर्न इज कंप्लीट। दूसरा जो टर्न है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, इट इज 3/4। तो इसका मतलब डीएनए जो है वो एक हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड 1.75 टर्न्स कंप्लीट करता है, 1 ऑक्टामर के अराउंड, ठीक है। और इस 1.75 टर्न कंप्लीट करने में डीएनए के कितने न्यूक्लियोटाइड एसोसिएट हो जाते हैं, इसके अराउंड रैप करते हैं, दे आर रफली अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स। ये बात आपको याद रखती है। इतनी बात समझ में आ गई ना? ओके, सो आई होप इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको देखने को मिल रहा है ये जितने भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं, लेट्स सपोज ये ग्रीन वाला H4 है, ये रेड वाला H2B है, येलो इज H2A एंड ब्लू वाला इज H3। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको हर ये जो यूनिट है या हर टाइप का जो हिस्टोन प्रोटीन है उससे ना ऐसी साइड चेन अराइज करती हुई नजर आ रही है। ये प्रोटीन की साइड चेन है और ये जो साइड चेन है इनके एंडिंग्स हमेशा एन टर्मिनल वाले हैं। दैट मींस जिनके एंड पे हमेशा अमाइनो ग्रुप है, क्योंकि प्रोटीन्स में आपको याद होगा 2 टाइप की आपको एंडिंग्स देखने को मिलते थे, 2 टर्मिनल्स मिलते थे। एक एंड पे आपको अमाइनो ग्रुप फ्री मिलता था जैसे हम एन टर्मिनल बुलाते थे, और दूसरे एंड पे आपको कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री मिलता था जैसे हम सी टर्मिनल बुलाते थे। बट यहां पर आपको एन टर्मिनल फ्री मिलेगा। और जितनी भी ये साइड चेन्स अराइज कर रही है ना, दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स। सो दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सो यहां पर इन साइड चेन्स में दे आर गोइंग टू बी रिच इन basic amino acids like arginine and लाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों। ये 2 अमाइनो एसिड जो हैं दे आर वेरी रिच इन दीज साइड चेन्स एंड दे बोथ आर बेसिक इन नेचर। अब अगर ये बेसिक इन नेचर हैं, बोथ आर बेसिक, तो इसका मतलब जो हिस्टोन है उसका ओवरऑल नेचर भी बेसिक हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो दे आर बेसिक प्रोटीन्स। और बेसिक प्रोटीन्स की क्या खासियत है, बेसिक अमाइनो एसिड्स की क्या खासियत होती थी बच्चों, याद कीजिए। वहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता था, याद है आप सभी को। तो वहां पर
पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, लेट मी राइट इट डाउन, ये आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेसिक अमाइनो एसिड रिच साइड चेन्स। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई है? ओके, तो आपने देख लिया कि कैसे डीएनए की कॉइलिंग हो रही है। दिस इज डीएनए बच्चों, रिमेंबर, हाँ, ये डीएनए है। डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टोमर, जो कि 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। बट व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट वाला हिस्टोन प्रोटीन, ये कब अपना रोल प्ले करता है? तो देखो ये क्या करने वाला है। ये आपके सामने एक नॉर्मल हिस्टोन ऑक्टोमर दिखाया जा रहा है। दिस इज द हिस्टोन ऑक्टोमर, जिसके अराउंड देखिए ये डीएनए जो है यहां से एंट्री करके एक राउंड लेके ऐसे बाहर आ रहा है, राइट? अब देखो ये जो डीएनए की एंडिंग्स हैं अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टोमर, ये ना दूर दूर हैं। एक्चुअली क्या होता है, H1 जाके इन 2 एंडिंग्स के साथ एसोसिएट करके इनको क्लोज ले आता है। तो बेसिकली H1 क्या कर रहा है, H1 जाके इनके एंड्स की क्लिपिंग कर रहा है, और क्लिपिंग की वजह से जो 2 एंड्स ऑफ डीएनए है दे कम क्लोजर। तो देखो क्या हो रहा है, अभी ये दूर दूर थे ना, तो देखो H1 ने जैसी एंट्री करी वो क्या करेगा, इन 2 एंड्स के साथ बाइंड करेगा और इनको ऐसे क्लोजर ले आएगा। तो इसका मतलब देखिए इस तरीके से ये पास आ जाएंगी। इनकी पास आने की जो प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू बी फैसिलिटेटेड बाय दिस H1 हिस्टोन। क्लियर? तो ये क्या करने वाला है, एक तरह से कॉम्पैक्शन करने वाला है डीएनए का अराउंड दी स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, दिस स्ट्रक्चर, जहां पर आपको क्या मिल रहा है, देखो हिस्टोन ऑक्टोमर मिल रहा है, वन थिंग, डीएनए मिल रहा है, अनदर थिंग, एंड H1 प्रोटीन मिल रहा है। दिस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय दीज 3 यूनिट्स, इसको हम नाम देते हैं एज न्यूक्लियोसोम। क्या बुलाते हैं हम? न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम है बच्चों, इनकी ये 3 यूनिट्स हैं, और इसके डायमेंशंस की बात अगर मैं करूं तो इसका जो डायमेंशन है, पहली चीज इसकी अगर हम बात करें विड्थ की या डायमीटर की, तो वो आपको मिलता है ऑफ द ऑर्डर 10 to 11 नैनोमीटर्स। और जो इसकी ऐसी लेंथ है, दिस लेंथ इज रफली 6 नैनोमीटर्स। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि मान लीजिए अगर ये जो H1 प्रोटीन है वो एसोसिएट नहीं करता और इन डीएनए एंड्स की क्लिपिंग नहीं करता, तो आपको कैसा देखने को मिलता एक डीएनए अंडर द माइक्रोस्कोप, या फिर वो नॉर्मली पहले तो कैसे अपेयर करता, पहले हम वो देखेंगे, और क्लिपिंग के बाद वो कैसा अपेयर करेगा, और उसके बाद देखेंगे कि वो लाइट माइक्रोस्कोपी में कैसा नजर आएगा। तो लेट अस सी दिस, कि मान लेते हैं ये पहली कंडीशन जहां पर ये क्लिपिंग नहीं हुई है। क्लिपिंग अगर नहीं होगी तो देखो आपको ना ये एंड्स फार अपार्ट नजर आएंगे। देखो ऐसे ये एंड्स फार अपार्ट हैं हर न्यूक्लियोसोम के अराउंड, है कि नहीं? ओके, तो ऐसे में आपने देखा कि जैसे ही H1 की एंट्री होती है, H1 क्या करता है, 2 एंड्स को क्लोजर ले आता है। इनकी क्लोज करवाने का काम कौन कर रहा है? दिस H1। तो H1 जब एसोसिएट करेगा तो देखिए इनको ऐसे पास लाएगा। कैसे लाएगा? देखो ये एंड और ये एंड को पास लाके, ये वाला एंड और ये वाले एंड को पास लाके, इस एंड और इस एंड को पास लाके, सिमिलरली इसको और इसको ऐसे पास लाके, तो क्या होगा, इनका कॉम्पैक्शन अकर करेगा, ये बहुत पास आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो इस तरीके से H1 जो आपका प्रोटीन है, दिस कॉजेस कॉम्पैक्शन ऑफ nucleotides, or not the nucleotides, rather we would use the word nucleosome. So हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर? न्यूक्लियोसोम्स। तो ये जितने अलग अलग न्यूक्लियोसोम्स है ये इनको पास ले आएगा, ताकि एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा ऑफ द डीएनए which is normally comprising of the nucleotides. तो देखते हैं दोनों ही कंडीशंस में, इस कंडीशन में आपका डीएनए कैसे अपीयर करता है अंडर द माइक्रोस्कोप, और इस कंडीशन में। तो लेट अस सी द फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, अगर ये H1 एसोसिएट नहीं करता तो आपको कॉम्पैक्शन नहीं नजर आता, जिसकी वजह से देखिए ये ना ऐसे बीडेड अपीयर करता। तो इट अपीयर्स लाइक अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग पे अगर आपने बीड्स अरेंज कर दिए हो कुछ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये कुछ बीड्स हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑन
वन स्ट्रिंग, इस तरीके से दे आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये कुछ अपीयरेंस ना आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, बट जैसे ही H1 का एसोसिएशन होता है यहाँ पर, तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, H1 प्रोटीन को ऐड कर दिया है, तो वो क्या कर रहा है, इन सारे न्यूक्लियोसोम्स को पास ले आ रहा है, और पास लाने की वजह से देखिए ये थोड़ा और ज्यादा ऑर्डरली मैनर में अरेंज हो गए हैं। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाता है ड्यू टू द एडिशन एंड द एसोसिएशन ऑफ H1 प्रोटीन्स विद दीज न्यूक्लियोसोम्स। क्लियर हो गया? तो ये अरेंजमेंट आपको याद रखना है, और ये वाला जो अपीयरेंस है ये कहलाता है बीड ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस। इसको मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड बीड ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस। ठीक है? So I hope all these points regarding the histone proteins are very clear. तो I hope histone proteins आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। Now जो next topic है हमारा, that is the second type of proteins जो कि यूकैरियोट्स में DNA पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, and they are the non-histone chromosomal proteins। ठीक है? तो आइए बात करते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की। तो देखिए यहां पर ये जो आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, फर्स्टली दे आर रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड जो कि रिच होते हैं इन द अमाइड ग्रुप। तो यहां पर दोज अमाइनो एसिड विच आर रिच इन अमाइड ग्रुप्स, एग्जांपल्स के तौर पे वी विल मेंशन टू, वन इज टायरोसिन, सो वन इज टायरोसिन and the other one is tryptophan। ठीक है? सो ये दो टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं विच आर एसिडिक। ओके, और यानी कि अमाइड रिच ग्रुप्स हैं जो कि एसिडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। और आपको याद रखना है जो भी एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उन पे ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर ये आपको पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज नजर आएंगे। एसिडिक ग्रुप में ऑब्वियसली कार्बोक्सिल ग्रुप पे CO माइनस होता है ना, तो यू गेट टू सी अ नेगेटिव चार्ज। सो जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर इतनी बात? ये आपको याद रखना है। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन, और ये आपको नेगेटिवली चार्ज नजर आएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड लाइक टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, देन ये आपको तीन टाइप के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो देखिए तीन टाइप के कौन कौन से नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स मिलेंगे। वन इज कॉल्ड दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ओके, जो कि स्ट्रक्चरिंग या फिर आप कह सकते हो फर्दर कॉइलिंग ऑफ DNA में हेल्प करता है। तो यहां पर ये कॉइलिंग ऑफ DNA में हेल्प करने वाला है। देन वी हैव एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि DNA पॉलीमरेज या फिर RNA पॉलीमरेज। सो अगेन ये भी रिक्वायर्ड होते हैं। देन वी हैव सम रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। ओके, जीन्स के एक्सप्रेशन में, उनके प्रोटीन्स के सिंथेसिस में फर्दर उनको mRNA बना के mRNA से ट्रांसलेशन करने में हेल्प करते हैं। तो दे हेल्प इन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहां पर तीन टाइप के ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स मिलेंगे। सो हिस्टोन्स और कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स में आपको इंटरैक्शन देखने को मिलते हैं। लेट अस ट्राई टू सी क्या इंटरैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्शंस बिटवीन द हिस्टोन एंड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो बच्चों DNA जो होता है ना, DNA सबसे पहले तो बात कर रहे हैं DNA की। DNA नेगेटिवली चार्ज पोजेस करता है, यानी कि उसके पास नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड है। ऐसा क्यों? याद कीजिए, DNA एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है जिसपे आपको फॉस्फेट ग्रुप भी देखने को मिलता है, और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नेगेटिव होता है। याद है ना, फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए DNA जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये जो DNA है ये रैप होता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन्स। याद है मैंने बोला था जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दी बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो DNA जो है इट इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है? अब हिस्टोन प्रोटीन्स पे जब ये रैप रहेगा ना, तो आप देखोगे
क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो आप देखोगे जब तक डीएनए एसोसिएटेड रहेगा, रैप्ड रहेगा अराउंड द हिस्टोन, इट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो यानी कि जो डीएनए का एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन जो है ना, वो यहाँ पर रिप्रेस्ड रहेगा, वो सबसाइडेड रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन जो है वो होगा नहीं, राइट, इट विल बी रिप्रेस्ड। इसीलिए हिस्टोन से एसोसिएशन की वजह से डीएनए क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द रिप्रेसर प्रोटीन्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अगर हिस्टोन से एसोसिएशन हमेशा होता रहेगा तो जीन कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो आखिरकार अगर मुझे जीन को एक्सप्रेस करवाना है तो यहां रोल होता है एक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का, और वो जो कैटेगरी ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है उन्हें हम बुलाते हैं द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। याद है मैंने बताया था, ये वही रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं ये इंटरैक्ट करते हैं और मॉडिफाई कर देते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स को। तो दे इंटरैक्ट एंड मॉडिफाई द हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका डीएनए जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हिस्टोन प्रोटीन जो है अनस्टेबल हो गए ना, तो डीएनए अब हिस्टोन के साथ मॉडिफिकेशन होने की वजह से एसोसिएट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, डीएनए जब रिमूव हो जाएगा, नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो इसका मतलब डीएनए के रिमूवल के बाद जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जीन का एक्सप्रेशन तभी हो सकता है जब डीएनए रिमूव हो जाता है फ्रॉम दी रिप्रेसर प्रोटीन्स कॉल्ड दी हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इसका मतलब डीएनए के या जीन के एक्सप्रेशन के लिए जिस पर्टिकुलर प्रोटीन ने हेल्प किया है, यानी कि रिप्रेसर एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला या फिर उसको काउंटरैक्ट करने वाला जो प्रोटीन है, वो कौन से हैं, दे आर द रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हैं, और इनको हम डी रिप्रेसर प्रोटीन्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इनको, डी रिप्रेसर प्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि इनका जो एक्शन है वो रिप्रेसर प्रोटीन्स के ऑपोजिट या अगेंस्ट वर्क करता है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन द हिस्टोन एंड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लेवल्स ऑफ डीएनए कॉइलिंग। तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट लेवल्स पे डीएनए की सुपर कॉइलिंग होती है ताकि वो फिट इन हो सके इनसाइड द न्यूक्लियस। तो देखो यहां पर हमने सबसे पहले अपना डीएनए दिखा रखा है। सो दिस इज अवर डीएनए, द डबल हेलिकल डीएनए, जिसका कि वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल के अकॉर्डिंग आपको डायमीटर पता है, इस हेलिक्स की जो डायमीटर है या फिर विड्थ है दैट इज 2 नैनोमीटर्स। अब ये जो 2 नैनोमीटर वाला डीएनए है ये फर्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग अंडरगो करता है बाय रैपिंग इटसेल्फ अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन के जो ऑक्टोमर्स हैं, जिसको कि हम बेसिकली ये न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, उसके हिसाब से अपने आप को अरेंज करता है। तो कैसे करता है, देखो ये जो डीएनए है ये कॉइल करेगा अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टोमर, एंड इस तरीके से ये न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म करता हुआ जाता है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रही है द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग। और देखो इस तरीके से दो न्यूक्लियोसोम्स को लिंक करने वाला ये जो डीएनए है इसको हम बुलाते हैं द लिंकर डीएनए, ठीक है। ओके, तो आपने देखा ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, और न्यूक्लियोसोम्स के डायमेंशंस मैंने आपको बताए थे। डायमेंशंस की बात अगर की जाए तो विड्थ ऑफ द न्यूक्लियोसोम जो है वो आपको नजर आती है टू बी ऑफ अराउंड 10 to 11 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो ये जो फाइबर आपको नजर आता है जो कि बीड ऑन अ स्ट्रिंग अपीयर करता है, देखो कुछ इस तरीके से, कुछ ये तरीके का आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये लिंकर डीएनए है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई जा रहे हैं, एंड ये न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ये कहलाता है द न्यूक्लियोसोम फाइबर। तो ये है द न्यूक्लियोसोम फाइबर। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तब न्यूक्लियोसोम फाइबर जो है वो फर्दर अंडरगो करता है नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग, जो कि यहां पर दिखाई जा रही है टू बी ऑफ द सेकेंड लेवल। तो जो सेकेंड लेवल ऑफ कॉइलिंग है बच्चों, देखो यहां पर न्यूक्लियोसोम जो है, जो फाइबर है, वो अंडरगो करेगा फर्दर कॉइलिंग। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको इस तरीके से
कॉइल करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके की जो कॉइलिंग आपको देखने को मिलती है ना, इसमें देखोगे आप अराउंड 5 से 6 न्यूक्लियोसोम्स हर कॉइल में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कॉइलिंग के बाद आपको स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा ना, सेकेंड लेवल ऑफ कॉइलिंग के बाद, ये आपका कहलाता है द सोलेनॉइड और द क्रोमैटिन फाइबर। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? सोलेनॉइड या क्रोमैटिन फाइबर। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, इसकी आपको जो थिकनेस देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 30 नैनोमीटर्स। सो 2 नैनोमीटर्स से 11 नैनोमीटर्स विथ में, देन उसके बाद 30 नैनोमीटर्स इन द विथ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं फर्दर, जब नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग होगी यानी कि थर्ड लेवल ऑफ कॉइलिंग होगी तो क्या होगा। तो देखिए, थर्ड लेवल ऑफ कॉइलिंग जो है हमारी यहीं से हम बिगिन करने वाले हैं, यानी कि सोलेनॉइड कंडीशन से। और एक चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है, जो सोलेनॉइड कंडीशन है उसमें कितने न्यूक्लियोसोम्स से पर कॉइल? देयर वर 5 to 6 न्यूक्लियोसोम्स पर कॉइल, यानी कि पर टर्न में आपको 5 से 6 न्यूक्लियोसोम देखने को मिलते हैं। ओके, एवरी टाइम ये टर्निंग हो रही है जब भी। ओके फाइन। तो ये हमारा सोलेनॉइड स्टेज था क्रोमैटिन फाइबर का। नाउ ये फर्दर अंडरगो करता है द नेक्स्ट लेवल विच इज गोइंग टू बी द थर्ड लेवल कॉइलिंग। अब देखो थर्ड लेवल कॉइलिंग में क्या होगा, जब ये अंडरगो करेगा नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग, तो देखो ये कॉइल स्ट्रक्चर भी ना आपस में फिर से कॉइल करके, जैसे टेलीफोन वायर था ना, इनिशियली जो टेलीफोन वायर है वो सोलेनॉइड स्टेज को शो कर रहा है। आपने देखा है ना, सोलेनॉइड कंडीशन जो है वो आपको टेलीफोन के वायर में देखने को मिलती है। अब कई बार आपने देखा होगा टेलीफोन वायर को ऐसे रख दो ना, तो वो उसके जो वायर्स हैं वो ऊपर में एक दूसरे के ऊपर भी कॉइल कर जाते हैं। तो वो वाली जो लेवल ऑफ कॉइलिंग है, जहां पर देखो इस तरीके से, मतलब अगर मैं इसको शो करने की कोशिश करूं तो कैसा होगा, जहां पर आपको ये कंडीशन जो है कॉइलिंग वाली अपने आप में फिर से कॉइलिंग करती हुई नजर आए, तो कॉइल्ड कंडीशन फिर से कॉइल करके इस तरीके से नजर आएगी। ये जो कंडीशन आपको मिलने वाली है अनदर लेवल ऑफ फोल्डिंग, इसको हम नेक्स्ट जो लेवल मिलने वाला है ये थर्ड लेवल ऑफ कॉइलिंग को इंडिकेट करेगा। और जो स्ट्रक्चर बनेगा दिस इज गोइंग टू बी मोर इन विथ देन द प्रीवियस वन, और ये 10 टाइम्स ज्यादा होगा, दैट इज 300 नैनोमीटर्स विथ का। और इसीलिए इसको हम सोलेनॉइड ना बुला के सुपर सोलेनॉइड लेवल बुलाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड सुपर सोलेनॉइड फाइबर। सो रिमेंबर, ये सुपर सोलेनॉइड है और ये वाला कितना था? सोलेनॉइड। ठीक है, ओके। नाउ ये जो सुपर सोलेनॉइड है ये फर्दर अंडरगो करने वाला है क्या? ऑब्वियसली द कॉइलिंग। तो अब आती है द फोर्थ लेवल ऑफ कॉइलिंग। सो फोर्थ लेवल ऑफ कॉइलिंग कैसी होगी? देखिए, ये स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया था, दिस वाज द सुपर सोलेनॉइड। अब देखो ये अंडरगो करेगा फोर्थ लेवल ऑफ कॉइलिंग। तो आप देखोगे अगेन ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है ना, ये भी आपस में और कॉइलिंग शो करेंगे। तो ये फर्दर कॉइलिंग की वजह से आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके का आपको अपीयर करेगा नॉन डुप्लीकेटेड फॉर्म में। याद है कि नॉन डुप्लीकेटेड फॉर्म में जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसे हम बुलाते हैं द क्रोमैटिड। क्या बुलाते हैं हम? द क्रोमैटिड। सो ये बन जाएगा क्रोमैटिड। तो यानी कि सुपर सोलेनॉइड की कॉइलिंग से, सुपर सोलेनॉइड की फर्दर कॉइलिंग से बनता है क्रोमैटिड, जो कि ऐसा नजर आता है। और इसकी जो आपको विड्थ देखने को मिलेगी दिस इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 700 नैनोमीटर्स। एंड फर्दर ये जो क्रोमैटिड है आपको कैरेक्टरिस्टिकली मेटाफेज स्टेज में डुप्लीकेटेड नजर आएगा पूरी तरह से। तो क्या होगा? क्रोमैटिड की आपको 2 कॉपीज देखने को मिलेंगी एंड इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस, है ना। तो जब डुप्लीकेशन होने वाला है तो ऑब्वियसली एक क्रोमैटिड की जो डायमेंशन था वो 700 नैनोमीटर था, तो 2 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2, तो इसका मतलब ये 1400 नैनोमीटर का हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर हो गई है। और ये आपको कहां देखने को मिलता है? कैरेक्टरिस्टिकली एट दी मेटाफेज स्टेज।
आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इस तरीके से जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉइलिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं डीएनए की, और इस तरीके से आप देखोगे डीएनए जो है वो सुपर कॉइल्ड होने के बाद फिट होता है विद इन द स्मॉल साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द रीजन्स ऑफ द क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन आई होप आप सभी को याद होगा, ये फॉर्म होता था आफ्टर द सेकंड लेवल ऑफ कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। तो डीएनए की सेकंड लेवल ऑफ कॉइलिंग के बाद एक 30 नैनोमीटर्स आपको थिकनेस में जो फाइबर देखने को मिलता था, दैट वाज द सोलेनॉइड स्टेज, जैसे हम क्रोमैटिन फाइबर्स बुलाते हैं। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं इनको जब आप देखोगे अंडर दी माइक्रोस्कोप, तो वो न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक कंडीशन में देखने को मिलेंगे। और वो जो थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो आपको डिस्टिंक्टली दो रीजन्स में डिफरेंशिएटेड नजर आएंगे। सो अ क्रोमैटिन व्हिच इज फाउंड इन अ टिपिकल न्यूक्लियस कैन हैव टू रीजन्स। तो दो रीजन्स में देखिए, अगर आप इस न्यूक्लियस को देख पा रहे हो जिसकी बाउंड्रीज मैंने ऐसे स्पेसिफाई कर दी हैं, ओके, और ये इसका न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर? दिख रहा है आपको कि कुछ रीजन ना आपको जब स्टेनिंग के बाद देखोगे न्यूक्लियस के अंदर तो कुछ बहुत ही लाइटली स्टेन नजर आ रहा है, काफी वाइटिश नजर आ रहा है, क्लियर। और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर ना ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत टाइटली पैक्ड नजर आ रहे हैं, राइट। इसी वजह से ये डार्क अपीयर कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज बात करते हैं इन दो रीजन्स की। तो जो ये लाइटली स्टेन्ड रीजन है, ये लाइट स्टेन वाला रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दी यूक्रोमैटिन, ठीक है, ओके। एंड ये जो डार्क वाले रीजन्स हैं, ये दीज डार्क रीजन्स दे आर दी हेटेरोक्रोमैटिन, तो डार्कली स्टेन्ड होंगे। तो रिमेंबर, पहला डिफरेंस तो दोनों के बीच में लिख लेते हैं। यूक्रोमैटिन जो है दे आर लाइटली स्टेन्ड, पहला पॉइंट। और ये क्या है? डार्कली स्टेन्ड। अब ये लाइटली स्टेन्ड और डार्कली स्टेन्ड क्यों होते होंगे बच्चों? सोचो, क्योंकि यहां पर जो कॉइलिंग है, अगर ये लाइटली स्टेन्ड है तो इसका मतलब यहां पर कॉइलिंग या पैकेजिंग लूज होने वाली है, ओके। तो इसका मतलब यहां पर एक्चुअली जो यूक्रोमैटिन के क्रोमैटिन फाइबर्स या थ्रेड्स हैं, दे आर लूजली पैक्ड। और यहां पर ये डार्कली स्टेन्ड इसलिए है बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड। आगे समझ? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यूक्रोमैटिन के बारे में। जब भी लूजली पैक्ड आपको क्रोमैटिन देखने को मिलेगा, वहां पर उनके जीन्स अंडरगो कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इजीली। वो इजीली ट्रांसक्रिप्शन अंडरगो करके mRNA बना सकते हैं। रिमेंबर, जैसे डीएनए से mRNA बनने की प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो सच पर्टिकुलर क्रोमैटिन फाइबर्स पे जो एसोसिएटेड डीएनए है, उनमें जो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जीन्स है, दे कैन इजीली अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म द mRNA। इसका मतलब दे आर transcriptionally active, means they can actively undergo transcription process। तो इसका मतलब they are transcriptionally active, and ये वाले जो हैं they are transcriptionally inactive। So these are some points of distinctions between the two types or the two regions of the chromatin fibers which can be visualized under the microscope. So I hope ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, एंड दैट इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो देखो बच्चों, आपको मैंने सबसे पहले ही बिगिन करते टाइम अपने पिछले सेशन में बताया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हमने मीशर कर लिया था, जिन्होंने आउल्स के पस सेल से न्यूक्लियन नाम का ये सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया था, जो कि वो सोचते थे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। बट उसी टाइम पर जो कॉन्टेम्पररी टाइम था, उस टाइम पर मेंडल ने भी अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे, और दोनों के ही ये जो डिस्कवरीज थी, दोनों के ही जो प्रिंसिपल्स थे, दे वर एक्चुअली ट्रू, बट दे वर मच अहेड ऑफ देयर टाइम। दोनों ने लगभग दोनों ही अपने जो प्रोपोजिशन थे वो एक ही समय पर ही प्रपोज किए, बट स्टिल डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने में बहुत टाइम लगा। बहुत समय बाद लोग या साइंटिस्ट जो थे इस कंक्लूजन पे आए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा क्यों हुआ भाई? देखिए, जो भी अर्लियर डिस्कवरीज थी, चाहे वो मेंडल की ही क्यों ना हो, मेंडल की डिस्कवरीज या फिर सटन एंड बोवेरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देना, या फिर मॉर्गन के लिंकेज वाले एक्सपेरिमेंट्स, और मेनी अदर साइंटिस्ट की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे ना, उन सभी ने जो जेनेटिक मटेरियल की सर्च है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था टू ओनली द क्रोमोसोम लेवल, क्योंकि उस टाइम पे क्रोमोसोम
डिस्कवर हुए थे, क्रोमोसोम जो थे उन पे काफी हद तक वर्क किया जा रहा था। तो सभी के सभी ना जो मेंडेलियन यूनिट फैक्टर्स थे उनको जीन्स के तौर पे बस क्रोमोसोम पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी उस क्रोमोसोम या उस जीन के मॉलिक्यूलर लेवल तक नहीं जा रहा था, राइट। तो ऐसे में देखो दे contributions or these discoveries made by these scientists and many other scientists actually had narrowed the search to the search for the genetic material to only the chromosomal level. कोई भी molecular level पे नहीं गया। It was only until 1926 में ही कुछ experiments ऐसे perform किए जाने लगे जो कि molecular level तक पहुंचे। So that means by 1926 that the quest for determining the mechanism of this genetic inheritance रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये जो जेनेटिक इनहेरिटेंस थी ना, इसको समझने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की जाने लगी। और 1926 ये जो टाइम है, इसकी 2 साल बाद ही जो पहला ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था सर ग्रिफिथ ने। तो आइए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो कि हम स्टडी करेंगे टुवर्ड्स, जिसने पहला स्टेप लिया था टुवर्ड्स टेलिंग अस कि डीएनए कुड बी द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले वील बी टेकिंग अप द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था ऑन द निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरियम कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का ये जो बैक्टीरिया है ये निमोनिया कॉज कर सकता है। तो उन्होंने जब इस बैक्टीरियम के कल्चर्स को डेवलप किया इनसाइड द लैबोरेटरी, तो उन्होंने पाया उस कल्चर में ना उनको 2 टाइप के बैक्टीरिया अपेयर कर रहे थे। एक बैक्टीरिया बिल्कुल स्मूथ अपेयर कर रहे थे, ओके, और दूसरे रफ अपेयर कर रहे थे। तो उन्होंने उन 2 टाइप के बैक्टीरिया को नाम अलग अलग दे दिए बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। जो रफ अपेयर करने वाले बैक्टीरियम थे उनको उन्होंने आर स्ट्रेन से नाम प्रोवाइड किया, और जो स्मूथ अपेयर करने वाले बैक्टीरियम थे उन्होंने उनको नाम दिया द स्मूथ स्ट्रेन। तो वन वाज द स्मूथ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जिसको हम बुलाते हैं, एंड द अदर वन वाज द रफ स्ट्रेन जिसे आर स्ट्रेन बुलाते हैं। क्लियर? अब देखो ये जो एस स्ट्रेन है ना बच्चों, ये जब भी किसी होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये निमोनिया इन्फेक्शन कॉज करता है। दैट मींस इट वाज इन्फेक्शियस, और इन्फेक्शियस होने की वजह से इसको नाम दिया जाता है वायरुलेंट इन नेचर। तो ये वायरुलेंट थे इन नेचर। वाइल जो आर स्ट्रेन थी दिस वॉज नॉन वायरुलेंट, मतलब इसको अगर किसी होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता था। इट मीन्स इट वॉज नॉन इन्फेक्शियस, और इसीलिए इसको नॉन वायरुलेंट बुलाया गया। ओके, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन थी स्मूथ स्ट्रेन, ये स्मूथ क्यों अपेयर कर रही थी? क्योंकि इसके चारों तरफ ना एक म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट थी। म्यूकस वर्ड जब भी आता है ना बच्चों, रिमेंबर इट इज ऑलवेज अ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो एक शुगर है जिसकी वजह से ये म्यूकस डेवलप होता है। तो ये जो म्यूकस की कोटिंग थी ना, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को वायरुलेंट बनाती थी। द रीजन बीइंग म्यूकस की कोटिंग जब भी किसी बैक्टीरियम के अराउंड प्रेजेंट होती है तो WBC जो हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं वो इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एनगल्फ नहीं कर पाते हैं। अब जब वो एनगल्फ नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हैं ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली फ्लोट कर रहे हैं और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, राइट। वाइल आर स्ट्रेन में क्या है, ये जो म्यूकस कोट है यही एब्सेंट है। तो म्यूकस कोट नहीं होगा तो इजीली WBCs इनको डिटेक्ट कर लेंगे और एनगल्फ कर लेंगे, जिसकी वजह से ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट नहीं होंगे और इसका मतलब ये इन्फेक्शन भी कॉज नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इन 2 स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इस्तेमाल करके ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म किया। तो देखिए यहाँ पर ये सीरीज ऑफ 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं, जितने भी यहाँ पर कल्चर दिखाए जा रहे हैं जिसमें रेड वाले जो भी कल्चर्स होंगे, रिमेंबर दे आर रिप्रेजेंटिंग दी एस स्ट्रेन, और जो ब्लू वाले होंगे जैसे कि यहाँ दिख रहा है दे आर रिप्रेजेंटिंग रफ स्ट्रेन और दी आर स्ट्रेन। तो सबसे पहले केस में उन्होंने कल्चर ऑफ लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कल्चर ऑफ लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरियम का कुछ पोर्शन ना एक लिविंग माउस के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। तो एक जिंदा माउस के अंदर इंजेक्ट किया और कुछ दिनों बाद देखा तो वो माउस ने निमोनिया कॉज कैच कर लिया था एंड देन ही डाइड बिकॉज ऑफ इट। तो जो माउस है वो डाई कर जाता है आफ्टर हैविंग कॉट निमोनिया बिकॉज ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय दिस एस स्ट्रेन। तो इससे क्या पता चला ग्रिफिथ को? ग्रिफिथ फाउंड दैट दिस एस स्ट्रेन was actually virulent in nature. So this was actually virulent in nature. और इस माउस को आफ्टर डेथ जब इसकी ऑटोप्सी की गई, ऑटोप्सी इज बेसिकली पोस्टमार्टम एनालिसिस, तो उससे पता चला था इसकी बॉडी से ना क्या रिकवर किए गए, इसकी बॉडी से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर किए गए। तो इससे क्या पता चला बच्चों? इससे ये पता चला कि जो एस स्ट्रेन है ना वो लिविंग कंडीशन में जब किसी भी होस्ट की बॉडी में जाएगा वो इन्फेक्शन कॉज करेगा।
क्लियर? ओके, सेकेंड वाली कंडीशन देखिए, यहां पर उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे उनको यहां पर कल्चर करने के बाद माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया और देखा कि माउस जो था कुछ दिनों तक उसके बाद भी जिंदा था, तो माउस वॉज अलाइव। तो ऐसे में जब इस माउस की ऑटोप्सी की गई तो देखा इनकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया रिकवर नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, ये जो आर स्ट्रेन है, क्योंकि इनके पास वो म्यूकस की कोटिंग नहीं है, इसलिए इनको WBCs जो है वो डायरेक्टली एनगल्फ कर लेंगे, और एनगल्फ अगर कर लेंगे तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट सर्कुलेटिंग इन दी ब्लड स्ट्रीम। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, इस बार उन्होंने एस स्ट्रेन का ही इस्तेमाल किया, बट उनको हीट से किल कर दिया। तो देखो यहां पर लाइव की जगह उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया। तो फर्स्ट केस में उन्होंने जो वायरुलेंट एस स्ट्रेन थी उसको लाइव कंडीशन में लिया, अब इस बार उन्होंने हीट कंडीशन में लिया। हीट किल्ड कंडीशन में जब उन्होंने माउस को इससे इन्फेक्ट करवाया तो उन्होंने देखा कुछ दिनों बाद भी माउस जिंदा था। तो इसका मतलब माउस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया इस वायरुलेंट स्ट्रेन ने अंडर हीट किल्ड कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? हीट किल्ड कंडीशन में इसका कोई असर नहीं पड़ता है ऑन दी माउस। तो जब इस माउस की ऑटोप्सी की गई तो अगेन इसकी बॉडी में भी कोई बैक्टीरिया रिकवर नहीं हुए। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया यहां पर रिकवर नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो ऐसा हीट किल होने की वजह, मतलब हीट करने की वजह से एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो वायरुलेंट थे उनके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी जो म्यूकस कोटिंग थी वो प्रेजेंट नहीं थी, और उस वजह से WBCs उनको इजीली एनगल्फ कर गए और ब्लड स्ट्रीम में ये बैक्टीरिया मिले ही नहीं। क्लियर? ओके, एंड फोर्थ कंडीशन वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर आपको दिख रहा है उन्होंने सबसे पहले लाइव आर स्ट्रेन लिया, बिकॉज ब्लू वन इज द आर स्ट्रेन, और उन्होंने यहां पर साथ में ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। तो ये जो लाइव आर स्ट्रेन थी आपको पता है ये ऑलरेडी ही नॉन इन्फेक्शियस थी, क्योंकि यहां पर माउस जिंदा रह रहा था, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का भी कंडीशन में हमने देखा था कि वो भी नॉन इन्फेक्शियस है, इसलिए यहां पर भी माउस जिंदा रह रहा था। तो उनका अंदाजा ये था, उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था कि जब इन कॉम्बिनेशन को साथ में डाला जाएगा, माउस की बॉडी में इन्फेक्ट किया जाएगा, तो माउस जो है वो जिंदा रहेगा। बट टू हिज सरप्राइज, द सरप्राइज एलिमेंट वाज द फैक्ट कि माउस कुछ दिनों बाद निमोनिया कैच कर लेता है एंड डाइज बिकॉज ऑफ इट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर माउस डाई कर गया, एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। उनको समझ नहीं आया कि एक्चुअली में ये हुआ कैसे। तो उन्होंने इस पे ना काफ़ी हद तक एनालिसिस किया ग्रिफिथ ने, एंड ग्रिफिथ ने फाइनली ये कंक्लूड किया कि ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, दीज हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इन्होंने इस आर स्ट्रेन में कुछ तो ऐसा ट्रांसफर किया है, कुछ तो ऐसा ट्रांसफर किया है जिसकी वजह से ये नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गए। ओके, समथिंग वॉज being transferred from this heat killed S strain bacteria जो कि R strain को virulent बनाता है, and he called those substance as the transforming principles. So what was the conclusion that Griffith came after his series of experiments on Streptococcus pneumoniae? That was a transforming principle has been transferred from the heat killed S strain bacteria into the R strain bacteria, जो कि इनको क्या करता है? नॉन वायरुलेंट से, यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली इनको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसलिए कहा गया बिकॉज उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फिजिकल स्टेट को, फिजिकल बीइंग को ऑफ द बैक्टीरियम, जैसे कि उनके स्टेट ऑफ नॉन वायरुलेंस को वायरुलेंस में कन्वर्ट कर दिया, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम बीइंग नॉन वायरुलेंट इनटू वायरुलेंट स्टेज, इसीलिए उनको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। तो ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, और ये था उनका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर्स और द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। सो आई होप आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा। बट देखिए, ग्रिफिथ ने कंक्लूजन तो दे दिया अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, बट एक्चुअली ग्रिफिथ का एक ड्रॉबैक था। ग्रिफिथ कुड नॉट एक्सप्लेन द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने ये तो बताया कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इनटू द आर स्ट्रेन, बट क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है,
क्या जा रहा है उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसका केमिकल नेचर नहीं बता पाए कि वो कौन सा केमिकल है, इसीलिए इनका एक ड्रॉबैक ये साबित हुआ। तो आगे जाके 3 साइंटिस्ट ने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के केमिकल एनालिसिस पे वर्क किया और फाइंड आउट किया उसके केमिकल नेचर को। तो बच्चों वो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने एक्चुअली डिटरमिन किया था द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स इन द ईयर 1944, वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन है। वो 3 साइंटिस्ट के नाम देखिए। सबसे पहले वी हैव इज ऑसवर्ल्ड एवेरी, देन वी हैव इज कॉलिन मैक्लियोड एंड थर्डली वी हैव इज मैकलिन मैकार्टी। तो ये 3 साइंटिस्ट एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिटरमिन किया था द केमिकल और द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिनको कि ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। आइए देखते हैं इन 3 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को, जिसके थ्रू उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स हैं दे आर नथिंग बट द डीएनए इटसेल्फ। सो लेट्स सी कि यहां पर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सबसे पहले उन्होंने कल्चर डेवलप किया ऑफ दी वायरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो यहां पर ये आपको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं। अब इस कल्चर को उन्होंने हीट करके किल कर दिया। तो इसका मतलब जो भी बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट थे वो किल हो जाते हैं आफ्टर बीइंग हीटेड। ठीक है, सो व्हाट ही डिड वाज उन्होंने हीट प्रोवाइड की टू दिस कल्चर ऑफ दी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो कि आप सभी को याद है ये वायरुलेंट स्ट्रेन थी। अब ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट करने के बाद क्या होगा, इट विल गेट किल्ड, और किल होने के बाद ये जो सोल्यूशन था या न्यूट्रिएंट मीडियम था इसको फाइनली ग्राइंड कर लिया गया, ताकि जो भी बैक्टीरियल सेल्स यानी कि जो भी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स थे, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स, वो ब्रेक डाउन हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको हीट करने के बाद तो देखिए आप क्या लिखोगे यहां पर, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या किया गया, फाइनली ग्राइंड किया गया। सो दे वर फाइनली ग्राउंड, और ग्राइंड करने के बाद जो भी कंपोनेंट्स थे वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम के सोल्यूशन में ही रह गए। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपको जो जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, या फिर न्यूक्लिक एसिड्स ही क्यों ना हो, वो सभी के सभी यहां पर इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स को बेयर कर रहा है। रिमेंबर दिस थिंग वेल। अब उन्होंने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने इस सोल्यूशन को कंटेनिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड किया और उनको अलग अलग एंजाइमेटिक सोल्यूशन से ट्रीट किया। देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए अब आपके नेक्स्ट कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो सोल्यूशन मिला था आफ्टर ग्राइंडिंग द कंपोनेंट्स, तो क्या होगा, वो उनको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डिवाइड कर दिया और तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग एंजाइम्स का सोल्यूशन ऐड किया। तो पहले वाला जो टेस्ट ट्यूब था, दिस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एंजाइम ऐड किया RNase as the name suggests, it is ribonuclease। अब ये जो राइबोन्यूक्लियेज है, नाम बता रहा है कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करके उसको ब्रेक कर देता है। तो मतलब जो भी हमने ये कंपोनेंट्स या ये जो सोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स को डिवाइड किया था, तो जो भी पोर्शन इस टेस्ट ट्यूब में आया था उसमें अगर कोई भी आरएनए कंपोनेंट प्रेजेंट है तो आरएनए जाके क्या करेगा, उन सारे आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। सिमिलरली सेकंड वाला जो टेस्ट ट्यूब था, दिस सेकंड टेस्ट ट्यूब में जो हमने सोल्यूशन लिया था उसमें ऐड किया एंजाइम प्रोटीएज, जो कि क्या करता है, इट इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। मतलब जितने भी प्रोटीन्स यहां प्रेजेंट होंगे वो यहां पर क्या हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑल डिस्ट्रॉयड। तो इस वाले टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। रादर इस वाले पर्टिकुलर में टेस्ट ट्यूब में यानी कि थर्ड टेस्ट ट्यूब में ऐड किया गया द सोल्यूशन ऑफ डीएनएज एंजाइम। तो डीएनएज क्या करता है, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, मतलब वो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए गए। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि पहले वाले टेस्ट ट्यूब में आरएनए से आरएनए डिस्ट्रॉय हो गए तो मतलब बाकी के अदर कंपोनेंट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। समझ रहे हो ना, इस वाले टेस्ट ट्यूब में आरएनए तो डिस्ट्रॉय हो गया, बट अगर डीएनए प्रेजेंट है वो नॉर्मल रहेगा, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो भी नॉर्मली प्रेजेंट रहेगा। सिमिलरली अगर मैंने इस वाले टेस्ट ट्यूब को प्रोटीएज से ट्रीट किया था तो यहां पर जितने भी प्रोटीन थे वो तो डिग्रेड हो गए, बट डीएनए आरएनए अभी भी प्रेजेंट है। क्लियर। सिमिलरली इस वाले टेस्ट ट्यूब में अगर मैंने इसको डीएनए से ट्रीट किया तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, बट आरएनए और प्रोटीन्स अभी भी अवेलेबल हैं इन द सॉल्यूशन। अब उन्होंने क्या किया, इन 3 टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को अलग अलग
3 कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया एंड ईच ऑफ दैट कोनिकल फ्लास्क वाज कंटेनिंग द प्योर कल्चर्स ऑफ द R स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो क्या हुआ देखिए नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारा कंक्लूडिंग स्टेप होने वाला है एक तरह से, तो देखिए यहां पर उन्होंने 3 कोनिकल फ्लास्क लिए। ईच ऑफ दीज कोनिकल फ्लास्क वर कंटेनिंग R स्ट्रेन बैक्टीरिया। और R स्ट्रेन आप सभी को पता है ये एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, ठीक है। अब देखो हर टेस्ट ट्यूब का कंपोनेंट या कंटेंट जो है वो यहां पर डिस्चार्ज कर दिया गया ईच ऑफ दीज कोनिकल फ्लास्क में, और इनको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया। आफ्टर सम टाइम जब ये 3 साइंटिस्ट ने इन्हीं कोनिकल फ्लास्क के कंटेंट को केमिकली एनालाइज किया तो उन्होंने क्या पाया, पहले वाले टेस्ट ट्यूब का केस देखते हैं, ठीक है। तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब का कंटेंट इस फर्स्ट वाले कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया ऑफ दी R स्ट्रेन बैक्टीरिया। उन्होंने पाया ये फर्स्ट वाला जो कोनिकल फ्लास्क था कुछ दिनों बाद उसमें R स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ साथ S स्ट्रेन बैक्टीरिया भी मिले। तो यहां पर R स्ट्रेन प्लस S स्ट्रेन भी मिल गए। मतलब देखिए ओरिजिनली जो हमने यहां पर कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन लिया था, देवर प्योर कल्चर्स ओनली ऑफ द R स्ट्रेन। R स्ट्रेन बैक्टीरिया तो थे बट S स्ट्रेन बैक्टीरिया कहां से आए? इसका मतलब क्या हुआ, याद है ग्रिफिथ का वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसके बारे में उन्होंने हाइपोथेसाइज किया था कि व्हाट ही सेड वाज कि कुछ तो ऐसा है S स्ट्रेन बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स में जो कि R स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है इनटू S स्ट्रेन यानी कि वायरुलेंट स्ट्रेन में। कैसे? बाय एनेबलिंग इट टू सिंथेसाइज दैट म्यूकस मेम्ब्रेन और द म्यूकस कोटिंग अराउंड इट, जिसकी वजह से वो नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, देखें यहां पर R स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इनटू S स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल RNA नहीं हो सकता, क्योंकि अगर RNA ही वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करवा रहा था R स्ट्रेन बैक्टीरिया का इनटू S स्ट्रेन बैक्टीरिया, तो RNA तो इस सोल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं था जिसको कि ऐड किया गया था इनटू द प्योर कल्चर्स, है ना। तो इसका मतलब RNA could not be that ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि RNA कंपोनेंट में प्रेजेंट ही नहीं था, हमने इसको RNA से ट्रीट कर दिया था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यहां पर या तो प्रोटीन हो सकता है या फिर DNA हो सकता है बट RNA नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड वाले केस में देखते हैं, ये जो सेकेंड वाला टेस्ट ट्यूब था इसके कॉन्टेंट को ऐड किया गया टू द सेकेंड कोनिकल फ्लास्क। तो ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब का कॉम्पोनेंट हमने यहां ऐड कर दिया इनटू द प्योर कल्चर्स ऑफ R स्ट्रेन बैक्टीरिया और कुछ दिनों बाद अगेन एनालाइज किया तो यहां पर भी आपको वही सेम रिजल्ट मिला। दैट इज अगेन यहां पर भी आपको R स्ट्रेन के साथ साथ S स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों देखने को मिले। मतलब वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसने आपके R स्ट्रेन को S स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म किया है, उसको अलाउ किया है टू सिंथेसाइज अ म्यूकस कोटिंग अराउंड इटसेल्फ टू बिकम वायरुलेंट, वो यहां पर अभी भी प्रेजेंट था। अब देखिए इस वाले प्योर कल्चर में हमने ऐड किया था ये वाला सोल्यूशन जिसमें हमने ट्रीट किया था उसको प्रोटीएज के साथ, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के साथ। तो मतलब इस वाले सोल्यूशन को जो हमने ऐड किया था तो उसमें प्रोटीन्स तो प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि वो तो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो मतलब यहां पर या तो RNA हो सकता था या फिर DNA हो सकता था, बट फर्स्ट केस में तो हमने देखा RNA हो नहीं सकता था और इस केस में प्रोटीन जो था वो नहीं अवेलेबल था, है ना। तो इसका मतलब ना तो RNA ना ही प्रोटीन दोनों ही यहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू अकर। ये तो एविडेंट हो गया ना फ्रॉम द फैक्ट कि देखो यहां पर प्रोटीन्स नहीं अवेलेबल थे, यानी कि सिर्फ RNA और DNA ही प्रेजेंट थे, और तब उसको जब ट्रांसफॉर्म किया गया यानी कि इसको ट्रांसफर किया गया इनटू दिस पर्टिकुलर कोनिकल फ्लास्क, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन अकर करता हुआ नजर आया। इसका मतलब प्रोटीन्स आर ऑल्सो नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। थर्ड वाला केस देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वाले केस में जो ये थर्ड टेस्ट ट्यूब का कंटेंट था जिसको हमने ट्रीट किया था विद दी DNAs, मतलब वहां पर DNA को छोड़ के बाकी दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, वन वाज RNA एंड द अदर वन वाज द प्रोटीन। तो जब हमने इसको ट्रांसफर किया इनटू द थर्ड कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग द प्योर कल्चर्स ऑफ R स्ट्रेन बैक्टीरिया, तो व्हाट वी फाउंड वाज कि इस वाले जो कोनिकल फ्लास्क में आफ्टर सम डेज सिर्फ और सिर्फ R स्ट्रेन बैक्टीरिया ही प्रेजेंट थे। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अकर हुआ है, R स्ट्रेन बैक्टीरिया S स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। मतलब ट्रांसफॉर्म करने वाला प्रिंसिपल जो है वो इस सोल्यूशन में आया नहीं है, ऐड नहीं हुआ है, और वो पर्टिकुलर
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है जो कि ऐड नहीं हुआ है, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया इन दिस स्टेप, दैट वाज डीएनए। इसीलिए डीएनए इज गोइंग टू बी द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि कन्वर्ट कर रहा था या ट्रांसफॉर्म कर रहा था द नॉन वायरुलेंट R strain bacteria into the virulent S strain bacteria. So इन experiments के results के थ्रू आपके जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने कंक्लूड किया that the DNA was the transforming principle. So I hope now you would have understood कि कैसे Avery, MacLeod and McCarthy ने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कवर किया। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट जो कि हमें अनइक्विवोकल प्रूफ देता है दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और इस एक्सपेरिमेंट को हम द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी बुलाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाले जो 2 साइंटिस्ट हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन है। वन इज एल्फ्रेड हर्शी एंड द अदर वन इज मार्था चेज। सो एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने 1952 में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था और हमको प्रूफ किया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पे इन 2 साइंटिस्ट ने वर्क किया था दैट वाज अ फाज, दैट इज T2 बैक्टीरियोफाज। अब फाज वर्ड बताता है दैट इट इज अ वायरस। रिमेंबर, आप बैक्टीरियो वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि ये बैक्टीरिया है। रिमेंबर, इट इज अ वायरस। ये वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको बैक्टीरियोफाज बुलाते हैं। तो जिस स्पेसिफिक बैक्टीरियोफाज पे उन्होंने एक्ट किया था या वर्क किया था दैट वाज T2। ठीक है, सो T2 बैक्टीरियोफाज पे उन्होंने वर्क किया था। अब अगर आप इस वायरस के स्ट्रक्चर को देखोगे बच्चों, इस वायरस के स्ट्रक्चर में आपको एक हेड वाला रीजन देखने को मिलता है, एक नेक मिलती है और एक मिडिल पीस देखने को मिलता है, एंड देन वी हैव इज अ टेल। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ना जो आपको इसकी बॉडी फॉर्म करते हुए नजर आते हैं एक्सटर्नली, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रोटीन से मिलके बनते हैं। वाइल जो हेड वाला रीजन है ना उसमें आपको यहां पर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखने को मिलता है। अब बच्चों देखिए, जिस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, 1952 की बात हो रही है, उस टाइम पर साइंटिस्ट्स के बीच में यही कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था कि आखिरकार उनको फाइंड करना था कि डीएनए और प्रोटीन्स में से कौन सा वो एक्चुअली बायोमॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। तो कंफ्यूजन सिर्फ यही चल रहा था, बाकी सारी चीजें वो ऑलरेडी पता कर चुके थे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते हैं। एंड अभी तक सिर्फ यहाँ पर एक तरह से टाई चल रहा था बिटवीन द प्रोटीन्स एंड द डीएनए। इन दोनों में से ही उनको पता करना था कि कौन सा वो सब्सटेंस है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। एंड उसका फाइनल प्रूफ इन 2 साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डीएनए और प्रोटीन के बीच में एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस को एक तरह से कंसीडर किया था। सो रिमेंबर, प्रोटीन्स आपको पता है दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इजंट इट और नॉट? और डीएनए क्या है? पॉलीमर है ऑफ दी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स या सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स में आपको पता है शुगर मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है ना? और अमाइनो एसिड्स में आपको पता है कि आपको अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों देखने को मिलता है। क्लियर है? तो जब आप दोनों के स्ट्रक्चर को देखोगे या फिर दोनों के ही जो मोनोमर्स हैं, चाहे आप डीएनए के मोनोमर न्यूक्लियोटाइड को देखो, वहां पर आपको कार्बन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको प्रोटीन के मोनोमर अमाइनो एसिड्स में भी मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट? ये सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों में ही कॉमन है। बट हमें ऐसे एलिमेंट को देखना था जो कि दोनों में अनकॉमन हो, यानी कि वो एक में पाया जाता हो और दूसरे में नहीं। तो डीएनए में ऐसा एक एलिमेंट प्रेजेंट है। डीएनए में याद कीजिए फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और फॉस्फेट का जो फॉस्फोरस है वो आपको किसी भी अमाइनो एसिड में नहीं देखने को मिलता है ऑफ द प्रोटीन। तो इसका मतलब डीएनए का जो एलिमेंट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कंडक्ट करने के लिए कंसीडर किया था दैट वाज फॉस्फोरस। और प्रोटीन्स का, क्योंकि प्रोटीन्स आप जानते हो दे आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर एक अनयूजुअल एलिमेंट सल्फर प्रेजेंट होता है। सम आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, और इसीलिए अमाइनो एसिड्स में से एक ऐसा एलिमेंट उनको मिला जो कि सिर्फ प्रोटीन्स में पाया जाएगा और ना कि डीएनए में। ठीक है, एंड दैट वाज सल्फर। तो सल्फर और प्रोटीन का जो प्रेजेंस है वो क्या कर रहा है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टिंक्शंस कॉज कर रहा है, उनके बीच में डिफरेंसेस ला रहा है।
राइट ओके। और इन्हीं दो एलिमेंट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। तो बिफोर वी बिगिन विद द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उससे पहले आपको यहां पर यह देखना होगा कि आखिरकार T2 बैक्टीरियोफाज अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करता है, कैसे वो एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो उसके लिए देखिए आपको कैसे समझना है। अब देखते हैं हम यहाँ पर T2 बैक्टीरियोफाज की एक्टिविटी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों, ये सपोज एक ई कोलाई सेल है या एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलती है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका ये जो बैक्टीरियोफाज है कंटेनिंग इट्स डीएनए जाके सबसे पहले अटैच करता है टू द वॉल ऑफ द टू द वॉल ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरिया। तो यहां पर बैक्टीरियल सेल वॉल पे ही जाके अटैच करेगा। उसके बाद ये रिलीज करता है इसके टेल वाले पोर्शन से एक एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा, लाइसोजाइम जाके इस बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करेगा। तो यहां पर इसने क्या रिलीज किया, सबसे पहले उसने ऐड किया लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेड हो गई। नाउ अब वो क्या करेगा, अपना डीएनए यहां पर क्या करेगा, अंदर की तरफ सेंड करेगा। तो इट विल सेंड फॉर इट्स डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो यहां पर इंफेक्शन कॉज होगा। क्लियर है? ओके। सो ये जो डीएनए था, ये ऑरेंज कलर का जो इसका डीएनए मटेरियल है, वो जाके एंटर कर जाएगा इनटू द बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए। अब देखो, ये जो वायरल डीएनए है, दिस इज वायरल डीएनए, ऑरेंज वाला, ठीक है। ये वायरल डीएनए जैसे ही एंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में, वो जाके इंटरैक्ट करेगा विद द बैक्टीरियल डीएनए और उसकी स्प्लिटिंग करवा देगा, उसको ब्रेक करवा देगा इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। ओके, एंड देन ये जो डीएनए है वो इस पूरे बैक्टीरियल सेल की प्रोटीन मशीनरी को ओवरटेक कर लेगी और उसको इस्तेमाल करेगी, उसको डायरेक्ट करेगी टू सिंथेसाइज मोर फाज पार्टिकल्स। तो ओरिजिनली एक फाज ने इन्फेक्शन कॉज किया था, जिसने क्या किया, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन कॉज करने के बाद उसके बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने जो डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के इस सेल की प्रोटीन मशीनरी को ओवरटेक करने के बाद उसको डायरेक्ट किया टू सिंथेसाइज मोर ऑफ द फाज पार्टिकल्स। इसीलिए आप देखोगे मोर फाज पार्टिकल्स यहां पर इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनने लगेंगे। एंड देन फाइनली जब बहुत ज्यादा फाज पार्टिकल्स इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बन जाएंगे तो आप देखोगे ये बैक्टीरियल सेल जो है वो इस तरह से बर्स्ट करेगा और जितने भी फाज पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे बाहर। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो आई होप आपको T2 बैक्टीरियोफाज की एक्टिविटी समझ आई होगी। नाउ वी कैन प्रोसीड विद द एक्सपेरिमेंट। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं द सेट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय हर्शी एंड चेज। अब देखो, हर्शी एंड चेज ने साइमल्टेनियसली 2 एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ परफॉर्म किया था और दोनों ही इन्वॉल्व करते हैं सेम स्टेप्स को, इसीलिए दोनों एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ पर साइमल्टेनियसली ही कवर करने वाले हैं, ठीक है, एक साथ। और जो जो बेसिक डिफरेंसेस होंगे वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको एक्सपेरिमेंट बिगिन करना है और एक्सपेरिमेंट बिगिन करने के लिए बच्चों वी नीड द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल विच इज T2 बैक्टीरियोफाज और उसको हमें ग्रो करना होगा। तो ग्रो करने के लिए दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन दोनों साइंटिस्ट ने यानी कि हर्शी एंड चेज ने 2 अलग अलग मीडिया प्रिपेयर किए। पहला जो मीडियम था, फर्स्ट मीडियम फॉर एक्सपेरिमेंट 1, जो उन्होंने अपने T2 बैक्टीरियोफाज को ग्रो करने के लिए जो ये मीडियम प्रिपेयर किया था ना, उसमें इन्होंने ऐड किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस विच वाज P32। क्लियर? और सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए जो T2 बैक्टीरियोफाज चाहिए थे उनको ग्रो करने के लिए उन्होंने जो न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर किया उसमें उन्होंने ऐड किया रेडियो लेबल्ड या रेडियो एक्टिव सल्फर। अब देखो बच्चों, आपको बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है। मैंने आपको बताया था बैक्टीरियोफाजेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रोटीन कोट होता है जिसका कंपोनेंट सल्फर है और दूसरा होता है डीएनए जिसका कंपोनेंट फॉस्फोरस है। अब आपको लॉजिक लगाना है, इस मीडियम में ग्रो करने वाले जो भी बैक्टीरियोफाजेस होंगे उसके किस कंपोनेंट में आपको रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस मिलेगा? सोचो। यस, डीएनए इटसेल्फ, राइट, बिकॉज डीएनए के पास ही फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन्स के पास नहीं होता है। इसका मतलब इस मीडियम में ग्रो करने वाले जितने भी T2 बैक्टीरियोफाजेस हैं उनके डीएनए में जो भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए, यहां पर आपको याद रखना है, इस मीडियम में ग्रो करने वाले बैक्टीरियोफाजेस विल हैव रेडियो लेबल्ड डीएनए और इस मीडियम में ग्रो करने वाले T2 बैक्टीरियोफाजेस में आपको कहां पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी?
ऑब्वियसली प्रोटीन कोट में, ओके, क्योंकि जो भी सल्फर है वो प्रोटीन्स में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मीडियम से ग्रो करने वाले T2 बैक्टीरियोफाजेस आर गोइंग टू हैव रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोट। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी डन, तो देखिए हमने यहां पर देख भी लेना है कि ये जो आपका बैक्टीरियोफाज डेवलप हुआ है इन दी मीडियम विच हैड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उसमें आप देखो उनके प्रोटीन कोट में आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बस उनका जो डीएनए है उसमें आपको P32 देखने को मिलेगा। ठीक है, रेडियो लेबल डीएनए प्रेजेंट होगा। सिमिलरली यहां पर जो बैक्टीरियोफाजेस इस मीडियम से डेवलप हुए हैं, देखिए उनके आपको प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ये रेड कलर से दिखाए जा रहे हैं, दैट मींस उनके पास रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो प्रेजेंट होगा, वाइल डीएनए उनका नॉर्मल होगा जो कि ब्लैक कलर से दिखाया जा रहा है। क्लियर इतनी बात? ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप जो उन्होंने अपनी रिएक्शन या फिर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्वॉल्व किया था, दैट वाज द स्टेप नंबर 1 विच वाज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में क्या होगा, देखिए जो भी उन्होंने अपने फाजेस प्रिपेयर किए थे, वन विद रेडियो लेबल्ड डीएनए एंड द अदर वन विद द रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोड, उनको इन्फेक्ट करने दिया विद द ई कोलाई बैक्टीरिया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो बैक्टीरिया यूज किए थे विच वाज ई कोलाई। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, कुछ ई कोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ऐड किया इनटू द न्यूट्रिएंट मीडियम इन द कोनिकल फ्लास्क और उसमें ऐड कर दिए यहां पर अपने प्रिपेयर्ड बैक्टीरियोफाजेस को। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐड किया अपने रेडियो लेबल डीएनए कंटेनिंग फाजेस को, और यहां पर सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरिया के साथ उन्होंने ऐड किए रेडियो लेबल्ड सल्फर वाले आपके बैक्टीरियोफाजेस को, और उनको इन्फेक्ट करने दिया इन बैक्टीरियल सेल्स को इन दीज न्यूट्रिएंट मीडिया। सो दिस स्टेप नंबर 1 was called infection। ठीक है, इन्फेक्शन। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखो जब इन्फेक्शन होता है तो मैंने बताया था इन्फेक्शन कैसे होता है। इन्फेक्शन में आपको पता है ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, मैं इस तरीके से बना देता हूं, उस पर जाके आपका ये बैक्टीरियोफाज जो है वो सबसे पहले अटैच करेगा। ओके, अटैचमेंट के बाद लाइसोजाइम रिलीज करके और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, तो यहां पर मैंने इस तरीके से शो किया है आपको द बैक्टीरियोफाज, और इन्फेक्शन ये ऐसे कॉज कर रहा है। ठीक है, अब यहां तक दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद अब मुझे क्या करना है, इस बैक्टीरियल सेल वॉल से इस अटैच्ड बैक्टीरियोफाज को रिमूव करना है, सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के लिए हमें उनको ब्लेंड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 2, इट इज गोइंग टू बी ब्लेंडिंग। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो 2 सॉल्यूशंस में हमने इन्फेक्शन करने के लिए छोड़ा था ना अपने बैक्टीरियोफाजेस को, उन सॉल्यूशंस को एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। तो ब्लेंडर्स में आप क्या करोगे, पहले ब्लेंडर में पहला वाला सॉल्यूशन जाएगा और उसको ब्लेंड करने से क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफाजेस अटैच थे टू द बैक्टीरियल वॉल वो सेपरेट हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड वाले जो सॉल्यूशन था उसको हमने ऐड किया सेकंड ब्लेंडर में, और उसकी वजह से क्या होगा, देखो कुछ इस तरीके से आपको, ये अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल में इंफेक्शन हो भी गया है, तो अब आप देखोगे आपके जो वायरल पार्टिकल्स है ना, बैक्टीरियोफाज के पार्टिकल्स, दे आर गोइंग टू सेपरेट लाइक दिस, ऐसे वो अलग अलग हो जाएंगे। दे आर नो लॉन्गर अटैच्ड विद द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, और इसका ही जो इंश्योरेंस है वो कौन लेता है, ब्लेंडिंग की प्रोसेस। तो ब्लेंडिंग से क्या होता है, आपके ये जो वायरल और बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं, दे विल डिटैच फ्रॉम वन अनदर। क्लियर? ओके, अब क्या होने वाला है, देखिए अब इन सॉल्यूशन को ब्लेंड करने के बाद हमने ये तो इंश्योर कर लिया कि पार्टिकल्स जो हैं आपके वो सेपरेट हो गए हैं, बैक्टीरियल सेल अलग हो गया है और वायरल पार्टिकल्स अलग हो गए हैं। नाउ वी विल परफॉर्म अनदर स्टेप विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो नेक्स्ट स्टेप यानी कि जो थर्ड स्टेप है ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम अपने जो हमारे सॉल्यूशन से ना, जिनको हमने ब्लेंड कर दिया था, उनको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में ऐड करेंगे। एक मशीन होती है इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी जो कि रोटेट करती है। रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पर ना कुछ सॉल्यूशन को, एक कुछ ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, उनमें उन सॉल्यूशंस को ऐड करना होता है। ठीक है, और उनको काफी स्पीड से रोटेट करवाती है ये मशीन।
ओके तो ये आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन है और ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर जो भी कंटेंट है उसको बहुत स्पीड से राउंड रोटेट कराएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको दो कंपोनेंट्स में जो आपका सोल्यूशन है वो डिवाइडेड नजर आएगा। जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द पेलेट। क्या बनाएंगे, पेलेट। और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे ना वो ऊपर की तरफ तैरेंगे एंड दे विल फॉर्म द सुपरनेटेड। ठीक है, तो अभी के लिए क्या होने वाला है, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसकी वजह से हैवी पार्टिकल्स जो है वो दूर चले जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रह जाएंगे। क्लियर, ओके। सो आफ्टर दिस प्रोसेस हैज बीन डन फॉर बोथ द सॉल्यूशंस, हम क्या करने वाले हैं, अपने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो आप देखोगे हैवी पार्टिकल नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लाइट पार्टिकल। ओके, सिमिलरली हैवी पार्टिकल नीचे की तरफ और लाइट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ। रिमेंबर, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम सुपरनेटेंट बुलाएंगे। तो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अगर हम देखेंगे ना इस तरीके से, यहां पर लेट सपोज मैंने हैवी पार्टिकल दिखाया है और ये लाइट वाला पोर्शन है। तो देखो हैवी वाला पोर्शन इज कॉल्ड पेलेट और ऊपर वाला जो पोर्शन होगा यहां वाला, दिस इज कॉल्ड द सुपर नेटेड। क्लियर, अब देखो पेलेट जो है हैवी पोर्शन यहां पर फॉर्म करेंगे द ई कोलाई बैक्टीरिया, द इन्फेक्टेड ई कोलाई बैक्टीरिया बच्चों, रिमेंबर। सो यहां पर पेलेट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय इन्फेक्टेड ई कोलाई और जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द वायरल पार्टिकल्स जो कि सेपरेट हो गए थे ड्यूरिंग दी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के टाइम पे याद है ना, जो प्रोटीन कोट वाला पोर्शन था ना वो सेपरेट हो गया था फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, वो यहां पर सुपरनेटेंट फॉर्म करेंगे। अब देखो दोनों ही केसेस में आपको पता है अलग अलग जगह पर रेडियो एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं पहले केस की जहां पर रेडियो लेबल डीएनए था, और यहां पर देखिए पहले केस में जब इसमें रेडियो एक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी ना आपको पेलेट में देखने को मिली। मतलब बैक्टीरियल सेल में इंफेक्शन के बाद, यानी कि इंफेक्शन कॉज करने वाला जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम दी बैक्टीरियोफाज वो डीएनए होगा। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो आपके कहां पर प्रेजेंट थी, डीएनए के अंदर ना, क्योंकि हमने यहां पर फर्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसमें रेडियो लेबल डीएनए यूज किया था। हमने क्या यूज किया था यहां पर इस वाले एक्सपेरिमेंट में, रेडियो लेबल्ड डीएनए। रेडियो लेबल डीएनए अगर इंफेक्शन कॉजिंग था, यानी कि इंफेक्शन कॉजिंग जो मटेरियल है या पार्टिकल है ऑफ दी बैक्टीरियोफाज अगर वो डीएनए है, तो इसका मतलब वो इन्फेक्ट होके इन्फेक्शन कॉज करने के बाद ई कोलाई के अंदर एंटर किया होगा। और जब हम रेडियो एक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आपको पता है ई कोलाई कहां पर प्रेजेंट होता है, हमेशा पेलेट में। तो अगर रेडियो एक्टिविटी पेलेट में डिटेक्टेड होती है, इसका मतलब इंफेक्शन कॉज करने वाला जो मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन तो सुपरनेटेंट में प्रेजेंट होता। क्लियर है ना। और हमें चेक करना था कि आखिर कौन सा वो सब्सटेंस है जो कि ई कोलाई में इंफेक्शन कॉज कर रहा है, जो कि ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द वायरल पार्टिकल इनटू द बैक्टीरियल सेल, और वही तो जेनेटिक मटेरियल होगा ना जो कि ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो कि वायरस मीडिएटेड होती है वो यहां पर कॉज हो रही है थ्रू द डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन। क्योंकि अगले वाले केस में जो रेडियो एक्टिविटी थी जहां पर हमने परफॉर्म किया वो हमें सुपरनेटेंट में देखने को मिली, और सुपरनेटेंट में सिर्फ वायरल पार्टिकल्स होते हैं, ई कोलाई सेल्स तो होते ही नहीं है ना। और आपको पता है यहां पर वायरल पार्टिकल्स अगर होंगे तो उनके पास उनका प्रोटीन कोट होगा जो कि रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा होगा, बिकॉज उनके पास रेडियो लेबल्ड क्या प्रेजेंट था, प्रोटीन कोड था इन दी एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो ऐसे में यहां पर सुपरनेटेंट वाले पोर्शन में आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो कि हमें बताती है कि यहां पर जो पेलेट वाला पोर्शन है जो कि एक्चुअली ई कोलाई को पोजेस कर रहा था, इन्फेक्टेड ई कोलाई को, उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब यही होता है बच्चों कि जो ई कोलाई इन्फेक्ट हुआ है जिस सब्सटेंस के थ्रू, वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो फॉस्फोरस कंटेनिंग है, ना कि सल्फर कंटेनिंग, अदरवाइज वो रेडियो एक्टिविटी शो करना चाहिए था। क्लियर। इसीलिए इस तरीके से हमको पता चला कि इट इज एक्चुअली द डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए ही पोजेस करता है उस रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस को जो कि
इन्फेक्टेड ई कोलाई वाले पैलेट में देखने को मिला। ठीक है, ये वाला पैलेट में आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, वो आपको देखने को मिली इन द सुपरनेटेड। ओके, और सुपरनेटेड में तो कोई ई कोलाई होते नहीं हैं इन्फेक्टेड वाले, तो इसका मतलब यही हुआ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से हर्शी एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अनइक्विवोकल प्रूफ प्रोवाइड किया दैट इट इज डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन। एंड इस तरीके से जो भी कंफ्यूजन उस टाइम प्रिवेल कर रहा था वो सॉर्ट आउट हो गया। सो आई होप दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेस आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आज के सेशन में हमने जो भी टॉपिक स्टडी किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसे कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।